चलिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हाँ जी, दो पार्ट तो हमने कर लिए, बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अब ये लास्ट पार्ट है हमारा आफ्टर बैलेंस शीट। ठीक है, ध्यान से सुनना जरा इसका कॉन्सेप्ट। सपोज हम ये बात करते हैं कि ईयर 2023, चलो 2022, अभी तो चल रहा है ना, 2022 में हमारा परचेज बुक का परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000। ठीक है, अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस होती, यानी ड्यूरिंग द ट्रायल बैलेंस सारा अकाउंट्स बना रहा हूं मैं, तो मैं तो सीधा कहता भाई कम है ना, बढ़ा दे। भाई सामान तोल रहे हो, इधर कम है तो बढ़ा दे, कोई कस्टमर के घर तो ना पहुंच गया। तो यानी परचेज बुक अगर 1000 रुपए से कम है तो परचेज बुक को 1000 रुपए से बढ़ा दो, बात ही खत्म। एक सेंटेंस लिख के छोड़ देता। ठीक है, दूसरा, अगर ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता तो मैं क्या कहता, ये एरर ऑफ कमीशन है। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन यानी कास्टिंग है, राइट। ये भी ध्यान से सुनो, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि इग्नोर मत करना। सर ठीक है ना, कमीशन है, कुछ भी आगे चलो रेक्टिफिकेशन बता दो। नहीं, एमसीक्यू में पूछ लेगा कि ये वाली एरर कौन सी है, प्रिंसिपल है या कमीशन है या ओमिशन है, इसलिए बार बार मैं बता ही देता हूं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब अगर मान लो आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो मैं क्या कहता, परचेज बुक का बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है, ट्रायल टैली हो गया तो इसका मतलब परचेज बुक डेबिट कम है, यानी सस्पेंस डेबिट हो गया होगा। तो अब मैं क्या एंट्री पास करता, जरा सोच के बताओ फटाफट। मैं एंट्री पास करता परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये मैं अकाउंट ये एंट्री पास करता। ठीक है, कब, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अब ध्यान से सुनो, अगर मान लो आफ्टर बैलेंस शीट यानी नेक्स्ट ईयर, यानी 2023 में मैंने यही कॉन्सेप्ट लेकर यही एंट्री बना दी, मैंने यही वाली एंट्री बना दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। समझ गए बात, मतलब 2022 मैंने बैलेंस शीट बना दी, परचेज मेरा डेबिट कम था। ठीक है, तो इसका मतलब डेबिट वाला बैलेंस कम है, इसके जगह क्रेडिट हो गया होगा कुछ ना कुछ। अब डेबिट कम है तो ट्रायल टैली नहीं हुआ होगा, तो मैंने ट्रायल के डिफरेंस को सस्पेंस में तो डाला ही होगा, और फिर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो बना ही दिया, यानी बैलेंस शीट में सस्पेंस कैरी चल रहा है। ठीक है, अब कई बार सोचते हैं कि सस्पेंस ना लिखे कैपिटल अकाउंट में डाल दें, वो एक ही बात है हमारे लिए। ठीक है, तो सर अगर मैं 2023 में ये वाली एंट्री बना दूं जो आफ्टर ट्रायल बैलेंस सीखी थी, तो क्या गलती हो जाएगी, गलती ये हो जाएगी कि 2023 में अगर परचेज को डेबिट कर दोगे तो 2023 की परचेज कम हो जाएगी, परचेज डेबिट हो गया ना, राइट। इसका मतलब 2023 की जो परचेज है हमारी, एक सेकेंड, हाँ वैसे मैंने ज्यादातर ये देखा है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अपने बच्चे को सरकारी कर्मचारी में भेजते हैं, ज्यादातर मैंने ये देखा है। तो मैं अपने लड़के का जब यूपीएससी का एग्जाम दिलाने गया था तो 90% गाड़ी में लिखा था भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार, तो एक टेंडेंसी बनी होती है। ठीक है, सही है। अच्छा, नहीं मैं तुम्हें बता दूं, अभी से ही ध्यान रखना आगे ना। तो ये बनने के बाद गवर्नमेंट ने अब एक अलग से वैकेंसी निकाली है ओनली फॉर सीए, जो इक्विवेलेंट होती है आईएएस के। हाँ, समझ गए, ये पता ही नहीं लोगों को। मतलब ये एक वो है, यूपीएससी ने एक ब्रांच बनाई है, इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्वे। ठीक है, लोधी रोड पे भेजते हैं सबको जो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो केवल 16 सीटें होती हैं पूरी पैन इंडिया में। ठीक है, पर थोड़ी सी बच्चा मेहनत करे तो वो पास कर लेता है, और मतलब एग्जैक्ट आईएएस के बराबर तो मैं नहीं कहूंगा, बट
थोड़ा सा ही, मतलब पे स्केल बराबर होता है, पावर थोड़ी सी कम होती है बस, क्योंकि इनको रिपोर्ट आईएएस सेक्रेटरी को करना होता है, बट इनकी भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है। हैं? नहीं, जस्ट रैंक तो मतलब समझो कि बराबर ही समझो ऑन पेपर, बट ये रिपोर्ट बनाकर अपनी आईएएस को देते हैं, बस इतना है ये। पर जब आईएएस बैठते हैं पॉलिसी बनाने में, तो इनको बुलाते हैं कि बताओ आपकी क्या राय है। तो दे आर ऑल्सो द फॉर्म ऑफ ए पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलिसी मेकिंग। ये तो अच्छी, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है। और क्या पर मतलब मेरे से कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैं पास करवा दूंगा उसको, उसकी टेक्निक होती है, स्ट्रेटेजी ये। क्योंकि पिछले से पिछली बार तो वो पेपर, मतलब एक तरीके से जो पेपर बनता है ना, और पोस्ट मतलब लाजवाब पोस्ट है, पर लोगों को पता नहीं। अब की बार भी मैंने तो अपने स्टेटस पे लगा दिया था कि जिनको भाई नहीं पता फॉर्म भर लो। हर साल, पहले नहीं निकलती थी, अभी मोदी ने निकाली है हर साल। ये वे जो सीए हैं उनको, वो हमें मतलब डिपार्टमेंट में सीए चाहिए। तुमने देखा होगा इनकी मिनिस्ट्री में सीए आ रहे हैं अब, देखा है? पंजाब में जिसको सेलेक्ट किया है किरण खेर के बदले, वो सीए है, रावत टंडन। हाँ, तो वो ये सीए भर रहे हैं, सीए की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, ये मतलब है कहने हैं। मेरी तो एज पूरी हो चुकी है यार 35 साल, और क्या ले। मेरी एज कितनी समझता, अच्छा चल तू बताइयो है, इससे पूछ रहा हूं, तुम बताओ कितनी होगी, अंदाजा बता। अब 40 तो 90 भी होता है यार है? अंडर चल 50, मेरी 57 है, को 35 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैं सीए बना था 90 में। किसकी? मेरी उस समय 24 साल रही होगी, 25 24। हाँ, वो तो पहले टाइम में नहीं, पर उससे पहले मैंने आईसीडब्ल्यू किया था। हैं? वो भाई यार, फिर कोई नहीं पता आईसीडब्ल्यू क्या होता है। सीएमए, अब जो नाम सीएमए है, पहले आईसीडब्ल्यू हुआ करता था। पहले मैंने आईसीडब्ल्यू करा, उसके बाद सीए ज्वाइन किया। हाँ, सीए तो मैंने इसलिए कर लिया कि जब मैंने आईसीडब्ल्यू कर लिया तो उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो अच्छे बैचेस थे मेरे पास। तो एक बच्चा आके बोला, सर आपने सीए तो किया नहीं, तो आप सीए का दर्द क्या समझो, आप सीए को कैसे पढ़ा सकते हो। अच्छा, उसको तो मैंने समझा दिया, चला गया। फिर बाद में मैंने सोचा यार बात तो सही कह रहा है कहीं ना कहीं, कि भाई ये भी कर लेता हूँ, उसमें है क्या चलो, उस वजह से मैंने सीए कर ली। चलो करा पढ़ते हैं यार, टाइम है ले। आओ महाराज जी, जल्दी आ जाए कर चलो इधर देखो। अब अगर हम बैलेंस शीट के बाद 2023 में ये एंट्री बना दें कि परचेज डेबिट टू सस्पेंस सेम, तो क्या होगा, 2023 का परचेज डेबिट हो जाएगा। और परचेज डेबिट कहां होता है, ट्रेडिंग के डेबिट में। परचेज कहां जाता है, ट्रेडिंग की डेबिट में। तो डेबिट बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया, इसका मतलब 2023 का प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसका मतलब 2023 का प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा 2022 की गलती की वजह से। समझ रहे हो मेरी बात, ये लाइन ध्यान रखना, 2023 का प्रॉफिट कम हो जाएगा 2022 की गलती की वजह से। तो जो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है ट्रू एंड फेयर व्यू हर साल, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो फिर हम एक काम करते हैं, अब गलती तो ठीक करनी है चाहे कभी भी मिले,
डॉक्टर के पास आ रहे हो तो चाहे बीमारी कितनी भी स्टेज पर क्यों ना, दवाई तो वो देगा ही, ठीक तो करेगा ही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सस्पेंस को तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सस्पेंस तो मुझे खत्म करना ही है। और अब मुझे इस साल के प्रॉफिट को हिलाना नहीं है, अब मुझे इस साल के प्रॉफिट को हिलाना नहीं है। ठीक है, तो मैं एक अकाउंट खोल लेता हूं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये होता है प्रायर पीरियड आइटम। इसे क्या नाम देते हैं, जरा वर्ड्स पे ध्यान देना प्लीज। इसे क्या बोलते हैं हम, प्रायर पीरियड आइटम। यानी जो पिछले सालों की गलतियां हैं, ठीक है, वो इस बार ठीक कर रहे हैं। तो इस बार के प्रॉफिट को मैं कम नहीं करूंगा। अगर इस बार के प्रॉफिट को मुझे कम करना होता फिर तो इसमें क्या गलती रह गई। ठीक है, मैं इस बार का प्रॉफिट तो निकालूंगा ही। इस बार का प्रॉफिट मैं निकाल के कहां ट्रांसफर करता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में। ठीक है, फिर वहां मैं करूंगा यार इस बार का प्रॉफिट 1 लाख और पिछली बार की गलती की वजह से 1000 कम, तो बैलेंस शीट में आगे 99,000 भेजूंगा। मेरी बात समझ में आ गई। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कब बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बोलो, लॉजिक समझ आ गया। पहली बात तो लॉजिक क्लियर है। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कब बनाते हैं, जरा एक बार ये भी समझ लेना, जब हम नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं ना। ठीक है, कि भाई यहां पर सारे खर्चे, यहां पर सारे इनकम, ठीक है, ये करंट ईयर का प्रॉफिट, इसके बाद नीचे बनता है हमारा पीएल एडजस्टमेंट। नीचे बनता है पीएल एडजस्टमेंट, ये प्रॉफिट करंट ईयर का, फिर ये प्रॉफिट करंट ईयर का, ये वाला प्रॉफिट यहां आ जाता है। अब जो गलती हो गई पिछले साल की, यहां पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, एक तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, और हां हां कह सकते हो पीएल अप्रोप्रिएशन, पर लिखते हैं एडजस्टमेंट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सारा शो नहीं करना, आपके दिमाग में बनना चाहिए रूपरेखा यार। आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली कहां से कहां जाएगा। करना तो बहुत आसान है, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस सारी कहानी को भूल जाऊं और मैं एक लाइन बोल दूं तो भी सारे क्वेश्चन मेरे हो जाएंगे, बट कहानी समझ आनी चाहिए। लाइन के आंसर में सर जो भी आप आफ्टर बैलेंस शीट एडजस्टमेंट करो, उसमें आप अपने दिमाग में रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लो। आप अपने दिमाग में रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लो। जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बने उसमें जहां नॉमिनल अकाउंट दिखाई दे, जहां पर नॉमिनल अकाउंट दिखाई दे वहां डाल दो पीएल एडजस्टमेंट, बात खत्म। कंसेप्ट तो इतना सही है, समझ में आ गई। आप रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लो एज यूजुअल। ठीक है, उस रेक्टिफिकेशन एंट्री में आपके दिमाग में कोई भी डेबिट नॉमिनल अकाउंट हो तो उसके जगह लिख दो पीएल एडजस्टमेंट। क्रेडिट में हो नॉमिनल अकाउंट तो पीएल एडजस्टमेंट टू क्रेडिट, बस समझ में आ गई। हर एंट्री में थोड़ा ना पीएल एडजस्टमेंट आएगा। मान लो राम को पैसे दिए और शाम को अकाउंट में लिख दिए, तो शाम डेबिट टू राम, तो आफ्टर बैलेंस शीट भी यही बनेगी, तब थोड़ा ना पीएल एडजस्टमेंट आ जाएगा, क्योंकि उस वजह से थोड़ा ना प्रॉफिट मेरा इफेक्ट हो रहा होगा। अब बात समझ में आ गई, क्लियर है पार्ट। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ जी, फाइनली रूल्स क्या है कि वी शुड पास रेक्टिफिकेशन एरर we should pass rectification error as usual, as usual। ये पहला स्टेप, जैसे करते थे वैसे करो। ठीक है, दूसरा, if any nominal account ठीक है is debited or credited, then such nominal account should be
रिप्लेस्ड, शुड बी रिप्लेस्ड बाय, किससे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। शॉर्ट में कई बार इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी कहते हैं, बिलो द लाइन भी कहते हैं। बिलो द लाइन वर्ड यानी पीएल बनाने के बाद जो होता है नीचे वाला, उसको बिलो द लाइन कहते हैं। ठीक है, राइट। इसको प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, एमसीक्यू में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मे बी नोन एज प्रायर पीरियड आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, दिस दिस दिस। तो वहां आप लिखना है ए प्रायर पीरियड आइटम। समझ में आ गई बात? चलो फटाफट नोट कर लो जल्दी से, क्विक, जल्दी। और ये कभी मत सोचना कि एग्जाम में ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नहीं, एग्जाम कुछ भी पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो बस पर्सनल टू सस्पेंस, कोई पीएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उन दोनों की वजह से मेरा प्रॉफिट ना तो पिछले साल का प्रभावित होगा ना इस साल का, तो फिर मैं पीएल को क्यों छेड़ूं? लॉजिक समझ आना चाहिए ना, रटना नहीं है, लॉजिक समझ आना चाहिए। और वो बेफालतू में आ रहा है, जबकि गलती पिछले बार की है। पर फिर मेरा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ईच ईयर, वो गलत हो जाएगा। अगर मैं उसको ध्यान में नहीं रखता तो मेरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पूरा पूरा सब्जेक्ट ही हिल गया। उसमें तो यही बताते हैं ना, जिस साल के खर्चे उस साल रिकॉर्ड करो, ये है ना। पूरी अकाउंटिंग का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जिस साल की ट्रांजैक्शन है उस साल रिकॉर्ड करना चाहिए। ये हाँ जी, पढ़ो क्या कहता है ये। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। पिछले साल हम ट्रायल बैलेंस नहीं कर पाए थे एग्री, एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। और वो जो डिफरेंस था ना ट्रायल बैलेंस का, हमने राइट ऑफ कर दिया था पीएल में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड ओल्ड बुक एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक। अब अगले साल मैंने क्या देखा, ये सारी गलतियां देखी। ठीक है, परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। हमने स्कूटर खरीदा, हमने क्या करा, स्कूटर खरीदा। स्कूटर मोटर व्हीकल में आता है, स्कूटर अकाउंट मत कर देना डेबिट। ठीक है, समझ में आ गई। टाइपराइटर हुआ, चेयर हुई, ठीक है, ये फर्नीचर में जाती है, ये भी ध्यान रखना है, कहीं टाइपराइटर डेबिट कर दो। ठीक है, हमने स्कूटर खरीदा, लास्ट ईयर की बात कह रहा है वो, और कहां डेबिट कर दिया था, कन्वेंस अकाउंट। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि वर्किंग नोट में लास्ट ईयर की एरर बनाओ एज यूजुअल। ठीक है, एज यूजुअल। अब देखो ध्यान से, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे समझाता हूं, जर्नल, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, ये मेरा, मैं यही समझाता हूं वर्किंग नोट। ठीक है, आप नीचे बना लेना चाहो तो। एज यूजुअल क्या बनाओगे, आपने स्कूटर खरीदा तो डेबिट होना चाहिए मोटर व्हीकल को। ठीक है, हो क्या गया, कन्वेंस, है ना। तो इसका एज यूजुअल क्या बनाओगे एंट्री, हाँ जी, मोटर व्हीकल टू कन्वेंस, हाँ जी। अच्छा कोई बात नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कंफ्यूज हो गया आप। ये कहता है स्कूटर खरीदा और हमने डेबिट कर दिया था कन्वेंस को। तो मैं ठीक एंट्री बना रहा हूं अब, कि मैंने एंट्री क्या बना दी थी, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने एंट्री बना दी थी कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और होनी क्या चाहिए थी, मोटर व्हीकल डेबिट टू कैश। तो मैं करेक्ट एंट्री बना रहा हूं एज यूजुअल। ठीक है, सामान्य तौर पर
मोटर व्हीकल डेबिट टू कन्वेंस, ठीक है। ये एज यूजुअल बनती आफ्टर ट्रायल बैलेंस, क्योंकि मुझे बनाना ही आफ्टर बैलेंस शीट, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कन्वेंस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह क्या आ जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट। तो एंट्री बनेगी करेक्ट मोटर व्हीकल, ठीक है, मोटर टू कन्वेंस की जगह आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट, ठीक है। कितने रुपए हैं? 3। समझ में आ गई बात? बीइंग स्कूटर परचेज but debited to conveyance last year, ठीक है, but now in current year rectified, ठीक है, with profit and loss adjustment account। यहां लिखना पड़ेगा आपको प्रायर पीरियड आइटम, समझ आ गई बात? करो। हो गया? हो गया? लास्ट लाइन पढ़ना। सबसे लास्ट लाइन क्या कह रहा है ना? सोचो। मिस्टर रॉय, ये 9वां पॉइंट नहीं है, सबके लिए है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन की फ्रेमिंग। ये 9वां पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये बेसिकली इसको ऊपर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये कहता है मिस्टर रॉय यूज्ड 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स, ठीक है। तो इसका मतलब 10% से डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हो पाया। अरे भाई, जब स्कूटर खरीदा, स्कूटर को डेबिट ही नहीं करा, तो डेप्रिसिएशन कहां से चार्ज होगा? कौन सी एरर और साथ में हो गई? ओमिशन की? नहीं, आपने स्कूटर को डेबिट ही नहीं करा, तो स्कूटर बढ़ा ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन कहां से चार्ज हो जाएगा? ठीक है। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी इसके साथ में? यूजुअल, बताओ। डेप्रिसिएशन डेबिट टू स्कूटर। ये मैं कौन सी एंट्री बना रहा हूं? एज यूजुअल। ये बना रहा हूं एज यूजुअल। समझ आ गई बात? इसका मतलब क्या हुआ? आप बताओ, करेक्ट एंट्री क्या होगी, जल्दी बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू मोटर व्हीकल, ठीक है। नरेशन लिख देना, डेप्रिसिएशन ओमिटेड नाउ चार्ज। कितने रुपए? 300। समझ में आ गई? क्लियर है? अब एक मिनट रुको, आप ऐसा भी कर सकते थे क्या? नेट एंट्री बना दो, मोटर व्हीकल डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट 2700, थोड़ा दिमाग लग जाएगा उसमें। समझ गए? बेटर यही है ना? ये भूल गए थे, बना दो, ये गलती थी, ठीक कर दी, खत्म बात।
क्लियर है? हाँ जी, पढ़ो सेकंड। परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाई 10,000। परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट। परचेज अकाउंट ओवरकास्ट है, ठीक है। परचेज का बैलेंस कौन सा होता है? परचेज का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। ये ज्यादा है ना? तो एज यूजुअल क्या होगी? परचेज ज्यादा है, राइट में। तो इसकी जगह मतलब परचेज, डेबिट ज्यादा हो गया, डेबिट ज्यादा हो गया, डेबिट ज्यादा हो गया। तो इसकी जगह तो ट्रायल टैली करने के लिए क्रेडिट सस्पेंस हो गया होगा, ठीक है। तो अब करेक्ट क्या करोगे एज यूजुअल बताना? सस्पेंस टू परचेज। पर ये तो हम एज यूजुअल करते ना, इसमें नॉमिनल कौन सा आ रहा है? नॉमिनल परचेज। करेक्ट एंट्री क्या होगी बोलो? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। कितने थे? 10। ठीक है। बीइंग परचेज अकाउंट ओवरकास्ट बाई 10,000, ठीक है। नाउ रेक्टिफाइड इन करंट ईयर। चल, समझ आ गया? हाँ जी, ऑनलाइन बेटा स्टूडेंट समझ आ रहा है? रौनक और जो क्या नाम है, या हो गया? चलो तीसरा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मी मिस्टर पी। ध्यान रखना, नाम दे दिया तो क्रेडिट ना भी देता वर्ड तो मैं समझ जाता उधार खरीदा है, ठीक है। क्या कह रहा है ये? हाँ जी, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम पी फॉर रुपीज 2,000 वाज एंटर्ड एज सेल। सिंपल सी बात है, मैंने माल खरीदा और मैंने क्या बना ली एंट्री? माल बेचा है, यही तो, ठीक है। क्या करोगे? पहले यूजुअल करो, एज यूजुअल। हाँ जी, एज यूजुअल। हाँ जी बताओ। अच्छा एक बात छोटी सी और ध्यान रखना, मैं मतलब ये अभी इसलिए दिमाग में आ गई कि अभी मैंने पेपर चेक कर रहा था सवेरे बैठ के, आईसीआई के ही, तो उसमें इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मुझको नंबर देने होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब होनी नहीं चाहिए पर आईसीआई कहता है नहीं, इसको फॉलो करना चाहिए बच्चे को। ये 1 2 3 लिख रहे हैं ना हम यहाँ पर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में 1 2 3 4 लिखा है तो आपको 1 2 3 4 लिखना है। क्वेश्चन में ABCD लिखा है तो आपको ABCD लिखना है, कुछ भी नहीं लिख सकते। हाँ जी, हाँ समझ गए? हाँ है, क्या कह रहे बता?
जो बनाया ना वो भी यही कह रहा था। उसके बाद में जब पावर आ जाती है तो सब बस। चलो खैर छोड़ो। हाँ जी बताओ। यूजुअल एंट्री क्या होनी चाहिए? हमने परचेज किया है, हमने परचेज किया है तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? एक मिनट, करेक्ट एंट्री परचेज डेबिट टू पी, ये। और रॉन्ग हो क्या गई? पी डेबिट टू सेल। ये करेक्ट एंट्री है और ये कौन सी है? रॉन्ग, रेक्टिफिकेशन एंट्री। हाँ जी बताओ। परचेज को डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ कर दो। सेल बेफालतू में क्रेडिट हो गया, डेबिट कर दो। और मिस्टर पी को क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, आप कर दो। ये जो डेबिट हो गया इसके बदले भी क्रेडिट कर दो। कितना अमाउंट है? 2000। तो 2000, 2000, 4000। ये एज यूजल बनी। आप देख लो नॉमिनल अकाउंट कहां पर है? परचेज डेबिट, सेल डेबिट नॉमिनल है, दोनों नॉमिनल है। तो दोनों की जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। देखो कितना सिंपल है, तरीका पता होना चाहिए सही। ये दोनों नॉमिनल है तो एक ही मैं ये थोड़ा लिखूंगा पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट। लिखूंगा तो मैं एक ही पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, कितने से? 4000 टू मिस्टर पी। 4। हाँ जी, बीइंग परचेज, बिल्कुल ठीक, परचेज रिकॉर्डेड एज सेल इन लास्ट ईयर। नाउ रेक्टिफाइड इन करंट। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हो गया? चले। रिसिप्ट कैश फ्रॉम ए, पैसा आया किससे? ए से। तो होनी क्या चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू ए। वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ बी। कैश में तो सही पोस्ट हुआ, यानी ए के क्रेडिट में जाना चाहिए था, ए के क्रेडिट में जाना चाहिए था, नहीं गया और कहां चला गया? बी के क्रेडिट में चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ क्रेडिट तो सही हुआ। देखो कैश, कैश डेबिट सही हो ही गया क्योंकि कैश में तो गलती है ही नहीं। अब दो चीजें, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, तो क्रेडिट ए की जगह बी हो गया, ए की जगह हो तो गया ना। तो ट्रायल में सस्पेंस का सहारा तो नहीं लेना पड़ा, है ना। बट ए की जगह क्या हो गया? बी डेबिट हो गया। ए की जगह क्या डेबिट हो गया? सॉरी क्रेडिट, ए की जगह क्रेडिट कौन हो गया? बी। बी क्रेडिट बेकार में हो गया ना, क्या करो? डेबिट। ए को क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कर दो। क्या एंट्री बनी? एंट्री क्या बनी? बी डेबिट टू ए। पीएल नाम की चीज कोई आएगी? नहीं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के है ही नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है। बीइंग रॉन्ग पोस्टेड, कौन सी एरर है वैसे? ये कमीशन। कमीशन में 3 बताई थी ना, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग एंड कास्टिंग। कमीशन में 3 बताई थी ना, कौन कौन सी? रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, कास्टिंग। ठीक है, बीइंग रॉन्ग पोस्टेड, ठीक है, टू बी इंस्टेड ऑफ
ए। एक बात और ध्यान रखना प्लीज, जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा नरेशन लिख के प्रैक्टिस करना। भले ही 4 क्वेश्चन की जगह 1 क्वेश्चन कर लो। ऐसा क्यों सर, नरेशन तो हम लिख देंगे। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाओगे ना नरेशन को, तो एग्जाम में हाथ नहीं चलता, जोर पड़ता है, वहां नई चीज लगती है फिर। समझ गए बात है? तो ऐसा मत करना। चलो, being wrong posted to be instead of a in last year, now rectified। करो। हाँ जी, समझ आ रहा है बेटा? जल्दी बताओ, ऑनलाइन जो स्टूडेंट है दोनों, जल्दी बोलो यस और नो। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलो, बीच बीच में अपने आप ही बोल दिया करो। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम सी। कैश आया किससे? सी से कैश आया, तो क्या एंट्री बननी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू सी। चलो, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 500। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कैश प्राप्त हुआ सी से, ठीक है, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब क्या है? सी के क्रेडिट में जाना चाहिए था और चला कहां गया? डेबिट में। इसका मतलब कैश तो सही डेबिट हुआ, कैश तो हमारा सही डेबिट हुआ। सी को क्रेडिट होना चाहिए था, सी को क्रेडिट होना चाहिए था, और उसके जगह सी क्या हो गया? डेबिट। ये भी कमीशन एरर है, ठीक है। तो इसका मतलब कायदे से तो मेरा सी अकाउंट क्रेडिट, सी अकाउंट क्रेडिट 1000 रुपए से कम हो गया, है ना? 1000 रुपए से सी का अकाउंट क्रेडिट कम हो गया, तो उसके जगह क्रेडिट क्या हो गया होगा? सस्पेंस। तभी तो टैली हुआ होगा। तो सस्पेंस को कर दो डेबिट, और अब सी को कर दो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी पर्सनल अकाउंट। कितने से? डबल एंट्री हो जाएगी ना, डबल अमाउंट। कहीं यहां पर पीएल की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट आया ही नहीं कोई। नरेशन लिख लेना। ये कौन सी एरर है? कमीशन। बट पोस्टेड इन रॉन्ग साइड। नॉट रेक्टिफाइड। चलो, चलो छठा, 500 रुपए ड्यू बाई मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस। वाह भी वाह। 500 रुपए लेने थे और भूल गए, ऐसा भी कभी होता है? देने भूलते हैं, है ना? लेने थे मुझे किससे? ड्यू बाई क्यू, ओमिटेड टू बी टेकन इन टू द, ओमिटेड यानी ओमिशन है। 500 रुपए, बताओ क्या एंट्री बनेगी? हाँ जी, बोलो। लेने थे तो मेरा डेटर था, लेने थे तो मेरा वो क्या था? डेटर था, ठीक है। तो डेटर
को रिकॉर्ड करना भूल गए। अब डेटर था तो क्यों लेने होंगे मुझे पैसे उससे? माल बेचा होगा। तो मैंने करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? क्यू डेबिट टू सेल्स। ध्यान से सुनना, तभी तो लेने होंगे। अब वो क्या कह रहा है? ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ले जाना भूल गया। क्या वो ये कह रहा है कि मैं इसकी एंट्री बनाना भूल गया? नहीं, ट्रायल बैलेंस में ले जाना भूल गया इसका मतलब मैं क्यू को ट्रायल बैलेंस में ले जाना भूल गया, सेल्स तो मैंने कर दिया ना। समझ के बात? अगर वो कहता वाज ओमिटेड बस, तब इसका मतलब ये एंट्री नहीं बनी, है ना? तब मैं एंट्री बना देता क्यू डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। अब वो कह रहा है कि मैं ट्रायल बैलेंस में ले जाना भूल गया, इसका मतलब सेल्स में तो ले गया ना, यानी क्यू को डेबिट करना भूल गया, उसकी जगह डेबिट क्या हो गया होगा? सस्पेंस। क्यू को डेबिट करना भूल गए, क्यू को डेबिट करना भूल गए। अब डेबिट कर दो, अब डेबिट कर दो, ठीक है? तो उसकी जगह डेबिट क्या हो गया होगा? सस्पेंस। सस्पेंस को क्या कर दो? हाँ, ये एक ऑप्शन दे सकते हो, क्यू को डेबिट ना करके हम डेटर्स को लिख सकते हैं, एक ही बात, ठीक है? क्योंकि जो लेने थे तो डेटर्स होता है, ठीक है? करो, कितना अमाउंट है? नरेशन बना लेना। क्या लिखोगे नरेशन में? बीइंग अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्यू ओमिटेड, हाँ जी, इन ट्रायल बैलेंस, नौ रखते। अब ट्रायल बैलेंस में ओमिटेड का मतलब सिंगल साइड एरर है। हो गया? चलो, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर 2000 रुपए, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हाँ, ये है ना? क्या मतलब इसका बताओगे? माल बेचा है आर को, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, यानी मैं रिकॉर्ड करना ही, यानी इससे एंट्री नहीं बनाई। तो सेल की एंट्री क्या होती है? आर टू सेल। हाँ, ये वाली बात समझ में आई कि अब ये तो उसने आर डेबिट टू सेल, ये एंट्री नहीं बनाई। अब बना दो। तो आर को डेबिट तो कर दोगे, पर सेल की जगह क्या करोगे? पीएल एडजस्टमेंट। कितने से करो? हाँ जी, बनाना। क्या एंट्री बनेगी? आर, हाँ जी, अकाउंट डेबिट टू सेल की जगह क्या आ जाएगा? हाँ, ये कर सकते हो आप। आर की जगह क्या लिख दो? डेटर। कितना अमाउंट है? डेटर लिख सकते हो, ट्रेड रिसीवेबल लिख सकते हो, ठीक है? वो कोई ऑप्शन है आपका। डेटर लिख दो, ट्रेड रिसीवेबल लिख दो, कुछ भी। चलिए, amount of 2395 purchase was wrongly posted as 2593। हाँ जी, बताओ। ये कह रहा है हमने खरीदा, ठीक है? तो जब मैंने खरीदा तो परचेज बुक में तो सही करा होगा पार्टी का नाम, यहां से परचेज अकाउंट में भी सही गया होगा, पर जब पार्टी के अकाउंट में गया, क्योंकि वो क्या कह रहा है? पोस्टेड,
पोस्टेड का मतलब पार्टी के अकाउंट। समझ में आ गई बात? ये शुरू में बता दिया था ना। पोस्ट, ये वाली एंट्री जब यहां से यहां आती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? पोस्टेड। और ये यहां से यहां जाती है तो रिकॉर्डेड। ये तो समझा दिया था मैंने। तो पोस्टिंग में गलती है, यानी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में गलत पोस्ट करा। तो 2395 होना चाहिए था और मैंने कितना कर दिया? तो मैंने ज्यादा पोस्ट कर दिया। कितना डिफरेंस बताओ? डिफरेंस 2593 2395। 198 होता है, 108 थोड़ा ना। क्या हो गया भाई? चलो कोई यार, समझ है ना। चलिए, तो 198 रुपए हमने पर पार्टी के अकाउंट में क्या करा? क्रेडिट ज्यादा कर दिया। हमने क्रेडिट ज्यादा कर दिया। ठीक है, बताओ क्या करना चाहिए अब? पार्टी का अकाउंट, हाँ जी बताओ। रॉन्गली पोस्टेड एज, इतना ज्यादा हो गया ना ये अमाउंट। 198 रुपए से पोस्टिंग ज्यादा हो गई। हाँ जी, सोच के बताओ जल्दी। हम्म, पार्टी टू सस्पेंस कितने से? लिख लो, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। नहीं है कोई बात नहीं। हाँ, हो गया। अच्छा एक मिनट, अब मैं चेंज कर रहा हूं। अगर पोस्टिंग की जगह ये कहता रॉन्गली रिकॉर्डेड, क्या लिखा होता? रॉन्गली, नहीं मैं कुछ और बोलता हूं, रॉन्गली पास्ड, या चलो रॉन्ग, मतलब रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ऐसे लिख लो। रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ये होता रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब बताओ क्या करते? हाँ सोच के यार, जल्दबाजी कर रहे हो, इसको जल्दबाजी नहीं करना। परचेज बुक में ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। परचेज बुक में अगर ज्यादा रिकॉर्ड हो गया तो परचेज अकाउंट में भी चला गया, पार्टी के अकाउंट में भी चला गया। यानी एंट्री ज्यादा बन गई, यानी एक तरीके से परचेज बुक हमारी 198 से बढ़ गई, है ना। जब परचेज अकाउंट मेरा बढ़ गया, ठीक है, परचेज अकाउंट मेरा बढ़ गया, तो परचेज को क्या करोगे अब आप? क्रेडिट करोगे ना, यानी पीएल एडजस्टमेंट, यानी प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट, और पार्टी को डेबिट करोगे। समझ में आ गई बात? चल, हाँ जी, क्लियर है पार्ट? खत्म। चलिए, ये आफ्टर बैलेंस शीट समझ आ गए? दोबारा बताओ एक मिनट। पर वो हर बार नहीं चलेगा ना। जब एरर इन पोस्टिंग होगी, एरर इन कास्टिंग होगी, तब नहीं चलेगा। फिर अब आईसीआई को ये वर्किंग नोट में चाहिए,
है ना? हाँ, और वर्किंग नोट फेयर के बीच में मिक्स नहीं होने चाहिए। क्या चीज? पर मैंने वर्किंग में समझाया था। और क्वेश्चन पेपर जब आपके पास आता है ना, तो ऊपर लिखा होता है कि वर्किंग नोट शुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, दैट शुड बी एट वन प्लेस। या तो क्वेश्चन के बिल्कुल बात करोगे या क्वेश्चन से पहले करोगे, मिक्सिंग नहीं होगी ये। ठीक है, हाँ। तभी ठीक नहीं है, चल फिर निकल जा। हम्म, देखना जरा, ये एक बार, ए मर्चेंट ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 जून 2022, देखना कौन सा है? हम्म, 30 जून 2022, 5 नंबर है। ये तो ना 5 नंबर ही तो है। चलो सही कर लो, कोई बात नहीं। आफ्टर बैलेंस, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट है यार, मैंने कहाँ करा दिया होगा। पढ़ो। हाँ जी, ए मर्चेंट ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 जून 2022 डिड नॉट एग्री। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ट्रायल बैलेंस आपका 2022 का एग्री नहीं कर रहा। द डिफरेंस वाज पुट टू द सस्पेंस अकाउंट। चलो, अब ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, यानी अगला अकाउंटिंग पीरियड आ गया। कौन सा पीरियड आ गया? अगला साल। ठीक है, द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। चलो, टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ वन पेज इतना वाज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज इतना। यानी परचेज बुक 4539 से मैं कितना ले गया? 4593। कितना डिफरेंस आया? 54 रुपए। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये ले गया, यानी मैं परचेज बुक को बढ़ा दिया मैंने। परचेज बुक का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट बैलेंस इतना होना चाहिए, मैं इतना ले गया। इसका मतलब परचेज बुक का बैलेंस मेरा बढ़ गया। इसका मतलब परचेज बुक का बैलेंस मेरा बढ़ गया, डेबिट बैलेंस बढ़ गया, डेबिट बढ़ गया। तो उसके जगह क्रेडिट क्या हो गया होगा? उसके जगह क्रेडिट भी तो हुआ होगा, सस्पेंस। तो अब सस्पेंस को क्या कर दो? डेबिट। और परचेज की जगह क्या आ जाएगा? पीएल। तो एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस डेबिट टू पीएल। बोलो, समझ आ गई बात? हाँ जी। यहाँ ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है। किसी कितने भी नंबर का आ जाता है यार, 10 नंबर का तो कम से कम आएगा ही। कट जाएंगे फिर, आधे ही मिलेंगे। कंपलसरी है भाई वर्किंग बनाना। अभी तो मैं धीरे धीरे पूरा पूरा करके कराता हूँ। ठीक है, चलिए इसको
इसको तो मैं खैर शॉर्ट में करा रहा हूँ, बना लेना वर्किंग की ना। बनाओ वर्किंग। चलो सेकंड बताओ फटाफट। हाँ तो मैं भी तो ये कर रहा था अभी। सेल करी 573 की, सेल्स बुक में मैंने 753 रुपए लिख दिए एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। सेल्स बुक में मैंने ज्यादा रुपए लिख दिए, यानी सेल्स बढ़ा दी है, सेल्स बढ़ा दी। ठीक है, सेल्स कितने से बढ़ा दी मैंने, डिफरेंस बताओ। 100 है, 180 रुपए से मैंने सेल्स बढ़ा दी। सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो उसके जगह डेबिट क्या हो गया होगा, सस्पेंस। ठीक है, तो अब सस्पेंस को कर दो क्रेडिट। एक मिनट, एक एक करके करते हैं ना। ठीक है, सेल्स बुक में मैंने सेल्स बढ़ा दी, तो इसका मतलब पीएल एडजस्टमेंट आ जाएगा, कितने से आ जाएगा, 180 से। अब दूसरी क्या कह रहे हैं, कस्टमर के क्रेडिट में डाल दी। कस्टमर के कहां जानी चाहिए थी, डेबिट में। कस्टमर कौन होता है, डेटर। तो कस्टमर के मैंने कस्टमर, ठीक है, सेल की एंट्री क्या होती है, डेबिट में आना चाहिए था, और मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट में, और वो भी गलत अमाउंट से, तो रॉन्ग साइड और रॉन्ग अमाउंट, एरर ऑफ कमीशन है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्रेडिट बेफालतू में डाल दिया। क्रेडिट को अब क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, कस्टमर डेबिट, बोलो। कस्टमर को डेबिट कितने से करोगे, नहीं ना, हाँ 753 रुपए और 573, 1326। इसके जगह डेबिट क्या हो गया होगा, सस्पेंस, इसे कर दो क्रेडिट, अलग अलग करो। ठीक है, क्या एंट्री बनी, हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितने से बनी, 180 से। दूसरा, कस्टमर डेबिट टू सस्पेंस या डेटर डेबिट टू सस्पेंस, टोटल करना कितना आ रहा था, 1300। ठीक है, हो गया। चलो तीसरा बताओ। हाँ जी, रिटर्न ऑफ क्रेडिटर्स 510 रुपए वाज एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक, हाउएवर द क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड। ये कह रहा है 510 रुपए, हाँ जी, रिटर्न आए क्रेडिटर से, यानी अच्छा, एक रिटर्न टू क्रेडिटर वाज एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक, और वो कहां एंटर्ड हो गए, सेल्स रिटर्न बुक में आ गए। ठीक है, क्रेडिटर को कौन सा वापस करते हो, जो मैंने खरीदा होता है सामान, यानी परचेज रिटर्न थी 510 की, और हो गई वो कहां पर, सेल्स रिटर्न। हाउएवर द क्रेडिटर्स अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, क्रेडिटर का अकाउंट सही हो गया, यानी परचेज रिटर्न से सेल्स रिटर्न में चली गई, बस पर्सनल अकाउंट सही पोस्ट हो गया। ठीक है, तो परचेज रिटर्न को आपने कहां कर दिया, सेल्स रिटर्न में। बताओ, परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न का डेबिट। तो ये ध्यान से सुनो, क्रेडिट हुआ ही नहीं, 510 रुपए क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ।
आप कर दो। और 510 रुपए बेफालतू में डेबिट हो गया, उसको भी क्रेडिट करो। इसका मतलब 1020 क्रेडिट करो, इसका मतलब 1020 क्रेडिट करो। समझ में आ गई? किस नाम से? आप बिफोर वो करो, करंट ईयर वाला करो, आफ्टर ट्रायल बैलेंस करो, बिफोर फाइनलाइजेशन करो। क्या एंट्री बनती? सस्पेंस डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न। नहीं करके दिखाऊं? एंट्री क्या बनती वर्किंग नोट में, अगर मैं समझाऊं भाई? परचेज रिटर्न डेबिट होना चाहिए था कितने से? 510 से, नहीं हुआ। और सेल्स रिटर्न बेफालतू में क्रेडिट हो गया, है ना? तो अब क्या करोगे आप? करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री। नहीं, वो आफ्टर पीएल बाद में करेंगे, आफ्टर बैलेंस शीट। हाँ जी बताओ। हाँ जी, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सॉरी सॉरी मैंने गलत लिख दिया। परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। तो ये क्रेडिट होना चाहिए, नहीं हुआ, अब कर दो। और सेल्स रिटर्न गलती से डेबिट हो गया, इसको क्या कर दो? क्रेडिट। तो इन दोनों की जगह क्रेडिट क्या हो गया होगा? सस्पेंस। तो अब आफ्टर बैलेंस शीट क्या करोगे? इनके जगह पीएल एडजस्टमेंट आ जाएगा, तो सस्पेंस डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। क्या बनी? कितने से? एक। बोलो, समझ आ रहा है? हाँ जी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सी पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ जी। लो भाई, सी से आया, कहां पोस्ट हो गया? डेबिट, जी दास के डेबिट में चला गया, है ना? तो जी दास को क्रेडिट कर दोगे, सी दास को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं वाप कर दो। तो टू सी दास को क्रेडिट होना चाहिए, नहीं वाप कर दो। जी दास बेफालतू में डेबिट हो गया, उसको कर दो क्रेडिट। दोनों की जगह कौन हो गया होगा क्रेडिट? बोलो, क्लियर है? 620 620। बारह सौ। हाँ जी। गुड्स वर्थ 840 पे डिस्पैच टू द कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवाइस वाज मेड आउट। हमने कस्टमर को भेजा, सेल्स करी, हमने क्या करा? सेल्स, यानी सेल्स कर तो दी, मतलब प्रैक्टिकली गुड्स भेज दिया, ठीक है, बट इनवाइस वाज मेड आउट, हमने इनवाइस नहीं भेजी उसको, यानी इनवाइस नहीं भेजी तो सेल ही नहीं रिकॉर्ड हुई। तो सेल्स बुक मेरी कम है, इसका मतलब सेल्स बुक मेरी कम है, तो सेल्स बुक का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसकी जगह क्रेडिट क्या हो गया होगा? नहीं, सोच के बताओ। अभी तो कस्टम, ये एक तरह से ओमिशन एंट्री है। हाँ, इसका मतलब ये है कि एरर ऑफ ओमिशन है। होनी क्या चाहिए थी? डेटर डेबिट टू सेल, ये एंट्री बननी चाहिए ना। ये एंट्री कब बनती है? जब इनवाइस आ जाती है। तो ये जब इनवाइस नहीं आई तो एंट्री बनी नहीं, बना दो। डेटर डेबिट टू, डेटर डेबिट टू पीएलएड। समझ आ गई?
चलो, गुड्स 1,000 रुपए का सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू द कस्टमर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। ठीक है, हमने कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस पर भेजा। अभी थोड़ा ध्यान से समझना, जब मैं कस्टमर को बोलता हूं कि भाई माल ले जाओ, पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। ठीक है, राइट भाई। तो हम क्या करते हैं, हम सेल तो मान लेते हैं, बट 31 मतलब लास्ट डे तक अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो मैं उसको क्लोजिंग स्टॉक ले लेता हूं और सेल हटा देता हूं। मालूम है ना कॉन्सेप्ट? दोबारा, अगर हम कोई भी सामान बेचते हैं सेल और रिटर्न बेसिस पर, इस लाइन का अर्थ होता है कि भी कस्टमर आया मेरी दुकान पर, क्या हो गया बाबूजी, जा क्यों रहे हो, पसंद नहीं आ रहा यार, पता नहीं घर वाले पसंद करेंगे नहीं कर, अच्छा एक काम करो, ले जाओ घर पे दिखा देना, 15 दिन बाद आप मुझे जवाब दे देना, अगर नहीं पसंद आया तो वापस कर देना। इसको बोलते हैं सेल और रिटर्न बेसिस। तो मैं एंट्री क्या पास करता हूं, जिस दिन मैं उसको देता हूं इस आधार पर मैं सेल मान लेता हूं, मैं सेल मान लेता हूं। अब अगर मान लो बीच में मेरे पास अकाउंट क्लोज हो रहे हैं और उसके पास से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो मैं सेल को रिवर्स करके सेल को रिवर्स कर देता हूं। अब गुड्स तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देता हूं अपना, कि जैसे कस्टमर के पास रखा है वैसे ही मेरे पास रखा है। बात समझ में आ गई? लॉजिक समझ में आ गया? मैं लिख देता हूं इसको। हम क्या करते हैं, हाँ जी, गुड्स सेल ऑन रिटर्न लिखा हो या अप्रूवल, एक ही बात है, बेसिस। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, जिस समय मैं डिस्पैच करता हूं यानी देता हूं, तो मैं सेल मान लेता हूं। क्या एंट्री बनाऊंगा मैं, डेटर डेबिट टू सेल, सेलिंग प्राइस से। समझ में आ गई? मैं तो मान लेता हूं बिक गया यार, पसंद कर लेंगे। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ ईयर, मान लो 31 मार्च को मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूं, 30 जून को बंद कर रहा हूं, 31 दिसंबर को बंद कर रहा हूं, तब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, नो इंफॉर्मेशन रिसीव। समझ गए? क्या करना चाहिए, सेल मान लेनी चाहिए? नहीं, पता लगा भाई साहब अगले साल के 2 दिन के बाद ही वो कह रहा है मुझे नहीं पसंद आया, तो फिर तो मेरा प्रूडेंस कंसेप्ट गलत हो गया। तो हम जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आती तब तक मैं उसको सेल नहीं मानता। ठीक है, मैं इस दिन इसको रिवर्स कर देता हूं, सेल डेबिट टू डेटर। ये ध्यान से समझ लो, फाइनल अकाउंट में काम आएगा। रिवर्स कर दी, क्या रिवर्स करके बात बन गई? नहीं, क्योंकि गुड्स तो डिस्पैच हो चुका, गुड्स तो कस्टमर के घर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम है, मैं क्लोजिंग स्टॉक अपना बढ़ा देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, मैं मान के चलता हूं कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ है, ये क्योंकि तो कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट कैसे मान लूंगा? तो ये 3 एंट्री आपको ध्यान में रखनी है कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, समझ में आ गई? दोबारा समझाऊं? दोबारा, जिस दिन मैं कस्टमर को गुड्स भेजता हूं सेल ऑन रिटर्न या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर, कि बाबूजी घर ले जाओ, घर में बच्चों को दिखा देना, पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना, मैं आपको 15 दिन का समय दे रहा हूं। ठीक है, तो मान लो मैंने अकाउंट क्लोज होने 31 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को मैंने उसको माल भेजा है, तो जिस दिन माल भेजा है उस दिन मैंने सेल मान ली, हो गई सेल। अब 31 मार्च तक मेरे पास वहां से कोई सूचना नहीं आई और मैं 31 मार्च को अकाउंट बंद कर रहा हूं, तो मैं सेल नहीं मान सकता, क्योंकि 15 दिन का समय है। तो मैं सेल को रिवर्स कर देता हूं, इसको रिवर्स कर दिया, पर गुड्स तो कस्टमर के पास है, तो मैं मान के चलता हूं कि वो मेरे पास ही है,
तो मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देता हूं, यानी क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट प्राइस। हाँ, हम ये सेल और रिटर्न उन्हीं को भेजते हैं जो हमारे परमानेंट कस्टमर होते हैं, जिनका घर हमें पता होता है कहां पर है। समझ में आ गई? ऐसा नहीं होता। समझ में आ गई बात? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? रिपीट करूं दोबारा? चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं, पढ़ो। गुड्स 1,000 रुपए का हमने सेल और रिटर्न बेसिस पर भेजा है और हमने सेल्स बुक में एंटर कर लिया, ठीक है। एट द क्लोज ऑफ द ईयर कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, यानी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, उसके पास अभी अधिकार है, क्योंकि 15 दिन, अभी जो मैंने 15 दिन बोले थे, 10 दिन बोले थे, एक हफ्ता बोला था, वो भी समय नहीं बीता है, उसके पास अधिकार है कि वो अभी मेरे सामान को वापस कर सकता है, पर मुझे तो अपनी किताबें बंद करनी है, ठीक है। द सेल प्राइस 25% अबव कॉस्ट। अच्छा ये भी ध्यान रखना, 25% अबव कॉस्ट, पहले ये समझाऊं मैं आपको। अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 100 रुपए की है, प्रॉफिट मेरा 25 रुपए का है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? है नी? 100। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ये 25 रुपए का प्रॉफिट कॉस्ट का कितना है? 1/4 है। बोलो, ये 25 रुपए का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का कितना है? 1/5। तो हमेशा ध्यान रखना, 1/4 ऑफ कॉस्ट बराबर होगा 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी ऊपर वाला नीचे जोड़ देंगे। अच्छा, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए की है, प्रॉफिट 20 रुपए का है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? प्रॉफिट कितना है? 1/5 ऑफ कॉस्ट बराबर 1/, ऊपर वाला नीचे जुड़ जाया करेगा हमें जब भी कॉस्ट से सेल पर आते हैं तो, ठीक है। इसको नोट कर लो एक बार। हो गया? चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कराऊं क्या? पक्का? पढ़ो दोबारा। गुड्स हमने 1,000 रुपए का भेजा, भेजा, बेचा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। सेल नहीं है, भेजा है। भैया घर ले जाओ, पसंद आए बच्चों को तो पैसे भेज देना, नहीं तो सामान भेज देना, ले तो जाओ, ठीक है। ले गए तो हमने सेल मान ली होगी जी, लिखा भी हुआ एंटर्ड इन द सेल्स बुक। इसकी जरूरत भी नहीं थी मुझे, ये मुझे पता है कि जब मैं भेज रहा हूं तो मैंने सेल मान ली होगी, और वो कह भी रहा है, वो नहीं कहेगा तो भी मैं तो यही करूंगा ना। समझ में आ गई? चल, एट द क्लोज ऑफ द ईयर, यानी 31 मार्च को, जो भी यारी डेट, कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न, इसका मतलब अभी तक उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अच्छा, बाई चांस वो इस दिन से पहले कहता, बाबूजी पसंद आ गया, तो मैं कुछ नहीं करता, सेल तो मैंने पहले ही मान ली, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। समझ में आ गई? पर वो कह रहा है अभी तो 15 दिन आपने बोले थे, ठीक है। चलो अब बताओ क्या एंट्री पास करोगे? सिंपल सी बात है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई ना अभी तक, तो सेल को रिवर्स करोगे एज यूजल और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दोगे, यही करना है एज यूजल, ठीक है। बताओ एज यूजल क्या एंट्री पास करोगे? सेल्स को रिवर्स करोगे ना, क्या एंट्री पास होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितने रुपए की सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 1250 समझना है। वर्थ, यानी वर्थ का मतलब वैल्यू, कॉस्ट नहीं। हाँ, क्योंकि उतने का भेजा। अब ये मैं एज यूजुअल बता रहा हूं अभी। अब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितने से? कॉस्ट प्राइस से।
प्रॉफिट कितना बता रहे देखना, 25% कॉस्ट का। सेलिंग प्राइस हमारी 1000 रुपए है, 25% 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/5 ऑफ सेल। कॉस्ट प्राइस 800 हो गई ना, समझ आ गई बात। अब आफ्टर बैलेंस शीट आप बताओ जरा फटाफट। कोई दिक्कत है बोलो। सेल्स की जगह पीएल एडजस्टमेंट, नॉमिनल अकाउंट है ना, आगे बोलो। डेटर की जगह डेटर ही रहेगा, पर्सनल अकाउंट है कितना, ठीक है। अभी रुको ना, इतनी जल्दीबाजी नहीं। ये समझ में आ गया। इधर आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने से, 2। ट्रेडिंग छोड़ना होगा, पीएल एडजस्टमेंट कितने से, समझ आ गई। मत करो, ठीक है। आप जो मर्जी खेल लो, जब समझ आ गया तो। नहीं, पर शुरू से कंबाइन के चक्कर में रहोगे तो नहीं कर पाओगे। अच्छा एक मिनट, चलो नहीं समझ, नहीं आप हाँ नहीं करोगे, मैं आपको समझाता हूं। कंबाइन बना जरा। अरे ये मानेगा नहीं ना, मनवाना भी तो पड़ता है, ऐसे थोड़ा ना। हाँ हाँ, मतलब मैं तेरी जगह तो मैं भी नहीं मानता, ठीक है। एक कंबाइन बनाओ, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, है ना। हाँ हाँ, कितने से। अब ये डायरेक्ट समझने की कोशिश करो जरा। पीएल डेबिट 200 रुपए कैसे आया, समझ ही नहीं आएगा। नहीं, और अगर और मैं गहराई में जाऊंगा तो मुझे ये समझाना ही पड़ेगा, मतलब ये समझना ही पड़ेगा अंत में ना, कि पीएल, समझ में आ गई। तो बुक्स में आपके स्टडी में कंबाइन बना के देता है, वो डायरेक्ट समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। अलग अलग बनाओ, कॉन्सेप्ट से चलो। चलो तो कर लोगे। चलो अब ये पूरा करके लाना अगली क्लास तक, ठीक है। हो सकता है मैं आपका टेस्ट भी लूं,